नमस्कार, न्यूज रूम से आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। गया के आदित्य हत्याकांड ने एक नया मोड़ ले लिया है। दरअसल कत्ल का आरोप जिस रॉकी पर लगा है उसने तो कबूल कर लिया है अपना जुर्म पुलिस के सामने, लेकिन आदित्य के साथी नाम नहीं ले रहे। वही साथी जो उस वक्त उसके साथ मौजूद थे जब उसका कत्ल किया गया। तो क्या दोस्त के प्यार पर दबंगों का खौफ भारी पड़ा? क्या बाहुबली बिंदी यादव से डर गए आदित्य के दोस्त? क्या आदित्य के दोस्तों को था जान का खतरा? क्या खौफ के साए में दिए आदित्य के दोस्तों ने बयान? जी हां, गया के आदित्य सचदेवा हत्याकांड में मौके पर मौजूद आदित्य के दोस्तों का पुलिस के सामने जो बयान आया है उस पर ये सवाल उठ रहे हैं। 7 मई की रात जब रॉकी ने आदित्य को गोली मारी थी तब आदित्य के साथ उसकी स्विफ्ट कार में 4 दोस्त भी थे। नासिर हुसैन, कैफी, आयुष और अंकित। आदित्य के इन दोस्तों की रॉकी और उसके साथ के लोगों ने जमकर पिटाई की थी। इसके बाद रॉकी ने गोली चलाकर आदित्य की हत्या कर डाली। पुलिस ने इन चारों के बयान दर्ज किए हैं। सभी ने मिलते जुलते बयान ही दिए हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं कि पुलिस के सामने अपने बयान में आदित्य के दोस्त नासिर ने क्या कहा। हम बोध गया से स्विफ्ट कार से लौट रहे थे। महारानी पेट्रोल पंप के पास हमने लैंड रोवर कार टेम्पोररी नंबर 7063 को क्रॉस किया। जब हम आगे बढ़े तो लैंड रोवर के ड्राइवर ने पास मांगा, लेकिन हम भीड़ की वजह से पास नहीं दे पाए। वो बार बार हमसे पास मांग रहा था। हम वहां से पुलिस लाइन के लिए मुड़े। वहां एक मंदिर के पास से गुजरते हुए हमने गोली की आवाज सुनी। गोली की आवाज सुनकर हमने गाड़ी रोकी। कार ड्राइवर ने हमें गोली मारने की धमकी दी। हम गाड़ी से उतरे तो हमने 2 लोगों को देखा। एक के हाथ में पिस्तौल थी, दूसरा गार्ड था जिसके पास कार्बाइन थी। ड्राइवर ने मुझे और कैफ को पीटना शुरू कर दिया। गार्ड के अलावा जो दूसरा था वो हाथ में पिस्तौल लिए बार बार चिल्ला रहा था, मेरा नाम रॉकी यादव है, मैं बिंदी यादव का बेटा हूँ। पीटने के बाद मेरी नाक से खून बह रहा था। हम भागने लगे। गाड़ी में बैठने की कोशिश की तो एक गोली और चली। गाड़ी में बैठा आयुष चिल्लाया कि गोली आदित्य को लग गई है। हमने कार मगध अस्पताल की ओर मोड़ दी। हमने पलट कर नहीं देखा कि वो दोनों कहाँ गए। अस्पताल में डॉक्टर ने आदित्य को मृत घोषित कर दिया। आदित्य के दोस्तों ने अपने बयान में कत्ल के रात की पूरी दास्तान बताई, मगर कातिल का नाम नहीं लिया। अदालत के सामने दिए गए इस बयान में दोस्तों ने कहा कि गोली पीछे से चली, लिहाजा वो गोली चलाने वाले को देख नहीं पाए। अब सवाल ये है कि कार से महज चंद कदम दूर खड़े दोस्त के कातिल को उन्होंने कैसे नहीं देखा, या फिर वो सब कुछ बताना नहीं चाहते। आदित्य के दोस्तों के इस बयान पर अब सवाल उठ रहे हैं। उन पर खौफ के साए की बात हो रही है तो इसकी वजह भी है। आदित्य के दोस्तों ने बयान में ये क्यों नहीं बताया कि आदित्य पर गोली किसने चलाई थी। नासिर और आयुष ने रॉकी के हाथ में पिस्टल देखी थी तो फिर क्यों नहीं लिया रॉकी का नाम। जब उन्हें पता चल गया कि कातिल की गोली आदित्य को लगी है तो फिर उन्होंने क्यों कातिल को पहचानने की कोशिश नहीं की। क्या रॉकी के बाहुबली पिता बिंदी यादव की दहशत के चलते आदित्य के दोस्तों ने दबाव में बयान दिए। बहरहाल पुलिस ने आदित्य के दोस्तों की जान पर खतरे को देखते हुए सभी को सुरक्षा गार्ड मुहैया कराया है। आदित्य सचदेवा के घर पर भी गया पुलिस ने सुरक्षा गार्ड तैनात कर दिए हैं। कुमार अभिषेक, गया, आज तक। पहले तो बाहुबली बिंदी यादव ने कहा कि उसके बेटे रॉकी ने आत्मरक्षा में गोली चलाई थी। जब बेटा रॉकी पुलिस की गिरफ्त में आया तो पहले तो उसने कह दिया कि मैं दिल्ली में था, लेकिन बाद में कबूल लिया कि हाँ मैंने ही कत्ल किया है। लेकिन अब सिरदर्द है जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी यानी रॉकी की मां, फरार है अब तक। यही नहीं है, फिर गलत बात। गोली चलाई नहीं, एकदम नहीं चली है। बॉडीगार्ड जो साथ में मौजूद थे उसने कहा कि गोली नहीं गोली वो कहा ही नहीं है, वो कहा ही नहीं। जबरदस्त। गया के आदित्य सचदेवा हत्याकांड का खलनायक रॉकी यादव खुद को बेकसूर बता रहा था, लेकिन जब पुलिस ने रिमांड में लेकर उसके कड़ाई से पूछताछ की तो उसने कबूल किया कि उसी ने चलाई थी आदित्य सचदेवा पर गोली।
सुनिए इस कातिल का कबूलनामा। 7 मई की रात हम लोग बोधगया से लौट रहे थे। महारानी पेट्रोल पंप के पास लाल और सफेद रंग की स्विफ्ट कार हमारी लैंड रोवर को चकमा देकर आगे निकल गई। स्विफ्ट पर सवार लड़कों ने आगे भी 2-3 बार चकमा दिया। इससे हमारी कार ट्रक से टकराते टकराते बची। फिर अचानक तेजी से स्विफ्ट कार पुलिस लेन में मुड़ गई। कार इतनी तेज थी कि चारों ओर घूम गई। फिर हवाई फायर कर मैंने स्विफ्ट कार रुकवा ली और अपनी गाड़ी स्विफ्ट के बराबर खड़ी कर दी। कार से उतरकर हमने राजेश यादव और टैनी यादव ने स्विफ्ट के ड्राइवर को कॉलर पकड़कर खींचने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। इससे हम तीनों झटका खाकर गिर गए। ड्राइवर के इस बर्ताव पर मुझको इतना गुस्सा आया, मैंने स्विफ्ट कार पर पीछे से फायर कर दिया। रॉकी ने जो गोली चलाई वो आदित्य सचदेवा को लगी थी, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। रॉकी ने पुलिस के सामने यह भी कबूल किया कि उसके पिता बिंदी यादव ने ही उसे गया से भागने में मदद की। बहरहाल बाहुबली बाप और उसका कातिल बेटा दोनों जेल में हैं, लेकिन बिंदी यादव की बीवी एमएलसी मनोरमा देवी अब तक फरार है। पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी के लिए बाकायदा इश्तेहार भी लगवा दिए हैं। मनोरमा देवी का घर है, पहले ही हम आपको दिखा सकते हैं कि ये सील किया जा चुका है और अगर वो आत्मसमर्पण नहीं करती हैं तो उनके खिलाफ कुर्की होगी। और ठीक कुर्की के पहले ये गया कोर्ट का एक तामिला है, एक गया कोर्ट का इश्तेहार है। बिहार के सत्ताधारी नेता दावा कर रहे हैं कि जल्द ही मनोरमा देवी पुलिस की गिरफ्त में होंगी। देखिए, कोई बख्शा नहीं जाएगा, कहीं भी वो चली जाएं, लेकिन हमारी सरकार, हमारी पुलिस उनको ढूंढ निकालेगी और गिरफ्तार करेगी। लेकिन चर्चा आप लोग इस बात में नहीं कर रहे हैं कि उस लड़की का लाइसेंस कैसे मिला। मनोरमा देवी की तलाश में पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। उधर मनोरमा देवी खुद को बचाने के लिए हाथ पांव मार रही हैं। मनोरमा देवी के वकीलों ने सिविल कोर्ट में उनकी अग्रिम जमानत की याचिका दायर की है, लेकिन अभी उनको इस केस में गलत फंसाया गया है। अपना हम ये जान रहे हैं इस वजह से कि कहीं भी कोई नाम नहीं है और वारंट भी लिया गया है बगैर किसी एविडेंस के वारंट। बहरहाल मनोरमा देवी की अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई अब सोमवार को होगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या उससे पहले बिहार पुलिस मनोरमा देवी को गिरफ्तार कर पाएगी। कुमार अभिषेक, गया, आज तक। तो नीतीश कुमार के सुशासन वाले बिहार में पोस्टर्स लगे हैं कि जेडीयू एमएलसी मनोरमा देवी फरार हैं। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन इन सब के बीच उस मां का दर्द जो आदित्य को भूल नहीं पा रही और इंसाफ की आस इधर कम होती चली जा रही है, और दूसरी तरफ दोस्त जो अपनी यादों में आदित्य को जिंदा रख रहे हैं। अभी भी ताज़ा है, सच कहूँ तो, और हमेशा रहेंगी। आदित्य सबका मजाक उड़ाया करता था, मेरा तो सबसे ज़्यादा, सच कहूँ तो। आदित्य जिंदा है, अभी भी जिंदा है। भले हमारे साथ मौजूद नहीं है, बट हाँ, यादों में जिंदा है और मैं हमेशा रहेगा। जिंदगी जीने में ज़्यादा विश्वास रखता है। बहुत स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छा था, स्कूल के लिए काफ़ी मेडल लाए उसने। होटल मैनेजमेंट करना उसका शौक था, उसका मेन मोटिव था कि उसे होटल मैनेजमेंट करना है। उसकी माँ का जब ऑपरेशन हुआ पैर का, तो पूरे घर के लिए वो खाना बनाया करता था। खिचड़ी और पनीर चिली बहुत अच्छी बनाता था। मैं जब अपने स्कूल में क्लास 5 में पहली बार एडमिशन लिया तो आदित्य मेरा पहला दोस्त था। मेरे बेंच के, मतलब मेरे सीट के जस्ट आगे ही वो बैठता था। वो काफ़ी अच्छा लड़का था, काफ़ी ज़्यादा हंसाया करता था। स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब आइए आपको दिखाते हैं अय्याश बाबा का सच। दरअसल इस बाबा का एक वीडियो वायरल हुआ है और इन्हीं साहब के कंप्यूटर से ये सारा सच सामने आ रहा है कि कैसे गोद भरने के नाम पर ये लीला रचते थे। बाबा के इस वीडियो ने हड़कंप मचा दिया है। बाबा का ये सेक्स वीडियो वायरल हो चुका है। इस वीडियो में बाबा की ऐसी ऐसी करतूतें हैं कि अश्लील बाबा का पूरा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख देती हैं। इस वीडियो में बाबा एक महिला के साथ दिख रहा है। धर्म के पाखंड में बाबा महिला भक्तों के साथ
अश्लीलता की सारी हदें लांघ जाता है। महिलाओं के साथ अपने कुकर्मों का वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता है, उनकी आबरू के साथ खेलता है। आज हम इस ढोंगी और अश्लील बाबा का पूरा खुलासा करेंगे। उसकी एक एक करतूत आपके सामने रखेंगे। आस्था के नाम पर ये अश्लील बाबा कैसे भोली भाली महिला भक्तों को अपने जाल में फंसाकर उनका शारीरिक शोषण करता रहा। बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। नाम राम शंकर तिवारी उर्फ परमानंद तिवारी। निसंतान महिलाओं का इलाज के नाम पर शोषण। चमत्कारिक बाबा बताकर महिलाओं के साथ खिलवाड़। अश्लील वीडियो बनाकर महिलाओं को करता रहा ब्लैकमेल। चमत्कारिक मां काली शक्ति पीठ, हर्रई, बाराबंकी। जी हां, यही है पाखंडी बाबा राम शंकर तिवारी उर्फ परमानंद तिवारी का आश्रम। बड़े बड़े होर्डिंग पर अश्लील बाबा कैसे अपने पाखंड की नुमाइश करता है, ये आप भी देख सकते हैं। अपनी चमत्कारिक शक्तियों का बखान करता है। अब इस बाबा का महिलाओं को फंसाने का तरीका भी सुन लीजिए। बाबा गारंटी लेता है कि जो महिला उसकी शरण में आएगी वो बे औलाद नहीं रहेगी और बच्चे पैदा करने की चाहत में बाबा के पास महिलाओं की लाइन लग जाती। बाबा का दावा था कि उसके आश्रम में आशीर्वाद पाने और पूजा करवाने वाली सभी महिलाओं को बेटा हुआ है। बाबा की एक शर्त ये भी थी कि बाबा से इलाज कराने वाली महिला डॉक्टर के पास नहीं जाएगी और ना ही अल्ट्रासाउंड कराएगी। अगर बाबा का कहना नहीं माना तो बच्चा गायब हो जाएगा। शोषण के साथ साथ उनसे जितना उनका धन होता है वो धीरे धीरे खींच लेते हैं। जब वो गरीब हो जाती हैं उसके बाद उनका पल्ला छोड़ देते हैं और फिर उनको दलाल बना लेता है। अच्छा, और इसमें पुलिस का संरक्षण है? पुलिस का संरक्षण यहाँ पूरी तरह से है। पुलिस कोई इनके यहाँ रैक नहीं मारती है। पुलिस आती है तो दूर से चली जाती है, बस दरबार तक आई। बताया जाता है कि बाबा की पूजा देर रात तक चलती रहती। इस दौरान कमरे में बाबा और महिला के अलावा तीसरा कोई मौजूद नहीं होता। महिला भक्तों के मुताबिक बाबा उन्हें प्रसाद खाने के लिए भी देता था और पेट पर कोई क्रीम लगाता था जिससे वो फूल जाता था और यहाँ आई हर महिला ये स्वीकार कर लेती कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। सूत्रों की माने तो बाबा ने अपने आश्रम में एक गोपनीय सीसीटीवी कैमरा भी लगा रखा था जिसमें वो महिलाओं के वीडियो रिकॉर्ड करता था ताकि कोई महिला आवाज उठाने की कोशिश करे तो उसे वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल कर सके। पिछले 25 सालों से बाबा परमानंद की ये कुकर्म लीला चली आ रही थी, लेकिन उसके पापों का घड़ा उस दिन फूट गया जब एक दिन बाबा का कंप्यूटर खराब हो गया और बाबा ने उसे ठीक करवाने के लिए आश्रम के बाहर भेज दिया। कंप्यूटर ठीक करने वाले ने बाबा के करतूतों की क्लिप देख ली और उसे वायरल कर दिया। FIR आज ही दर्ज की गई है, उस वीडियो का आधार पर दर्ज की गई है। हम प्रयास करेंगे कि जो है जिन महिलाओं से धोखाधड़ी की है उन महिलाओं को भी हम लोग जो है पहचान कर सकें, उनसे भी उनके हम बयान ले सकें और बाकी जो है जो वीडियो सामने आया है उसकी जो है हम लोग जांच कराएंगे। बाबा के खिलाफ केस तो दर्ज हो गया है, लेकिन बाबा परमानंद रातों रात कहां गायब हो गया किसी को पता नहीं। पुलिस बाबा को तलाश रही है और वीडियो की सच्चाई भी पता लगा रही है। हम आपको बता दें कि बाबा की आश्रम में सीधे एंट्री नहीं होती थी, बाकायदा इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता था। बाबा से मिलने वाले का नाम, पता और मोबाइल नंबर भी देना होता था। सैयद रेहान मुस्तफा, बाराबंकी, आज तक। बाबा के खिलाफ तफ्तीश जारी है लेकिन बाबा फिलहाल फरार है। अब आइए आपको मुजफ्फरनगर की एक कहानी दिखाते हैं। दरअसल मुजफ्फरनगर के पुलिस स्टेशन में पुलिस महिला कर्मी बेहद परेशान है। 100 नंबर पर जितनी भी कॉल्स आती हैं कोई फोन उठा ले, गंदी गंदी गालियां देते हैं उधर से। पुलिस कंट्रोल रूम मुजफ्फरनगर से। पुलिस कंट्रोल मुजफ्फरनगर से। हेलो हेलो हेलो, हाँ बताइए। आज यहाँ आ जा, कंट्रोल रूम में आ जा, अपनी माँ का दूध पी रखा होता सुनना। मुजफ्फरनगर पुलिस कंट्रोल रूम में महिला पुलिस कर्मियों का जीना दुश्वार हो गया है। जैसे ही वो 100 नंबर का कॉल उठाती हैं, उनके साथ गंदी बात शुरू हो जाती है। हम आपको महिलाओं के साथ गंदी बात का पूरा ऑडियो भी सुनाएंगे। उससे पहले मुजफ्फरनगर पुलिस कंट्रोल रूम के इन रजिस्टरों में लिखी लाइनों पर जरा गौर कीजिए।
पन्नों पर सिर्फ यही लिखा है कि फोन पर अश्लील बातें, फोन पर गालियां देना, फोन पर समय बर्बाद करना। कंट्रोल रूम में 100 नंबर की कॉल उठाने वाली महिला पुलिस कर्मियों को गंदी बातों की शिकायत लिखते लिखते रजिस्टर भर गया। जी हाँ, इन महिला पुलिस कर्मियों को गुमनाम लोग 100 नंबर पर फोन करके न सिर्फ गालियां देते हैं बल्कि महिला पुलिस कर्मियों पर अश्लील टिप्पणियां भी कर रहे हैं। पुलिस कंट्रोल रूम मुजफ्फरनगर से। हेलो, आ यहाँ जा, कंट्रोल रूम में आ जा। अपनी माँ का दूध पी रखा होता तुमने, ठीक है? आ जा, तेरी हिम्मत देख लूंगी मैं। और अभी बता रही मैं एसएसपी साहब को। आ जा, एक बार आ जा। कहाँ रहता तू, ये बता दे पहले। तू यहाँ आ जा एक बार, और तुझे सारा बता दूंगी मैं। और एसएसपी साहब को भी तेरा नंबर दे रही, तुझे वहां से उठवा लूंगी। कॉल करने वाली की पूरी बातचीत हम आपको नहीं सुना सकते क्योंकि उसने अश्लीलता की सारी हदें लांघ ली। कंट्रोल रूम इंचार्ज के मुताबिक दिन भर में करीब 300 कॉल्स आती हैं, तो उनमें से 250 में अश्लील बातों या गाली का ही जिक्र होता है। हालांकि पुलिस ने इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और 8 से 10 नंबरों को अलग कर मुकदमा दर्ज किया है। सरकारी काम में बाधा डालना यानी धारा 353 और मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर अश्लील बातें करना यानी धारा 354D में मुकदमा दाखिल हुआ। ये मुजफ्फरनगर कंट्रोल रूम में विगत कई दिन से कुछ नंबर है, उन नंबरों द्वारा कॉल करके अशोभनीय और आपत्तिजनक बातें की जा रही थी जो कंट्रोल रूम के हमारे कर्मचारी हैं उनसे। इसी मामले को गंभीरता से संज्ञान लेते हुए इसमें जो है मुकदमा दर्ज कराया गया है। कई नंबर जो हैं इसमें प्रकाश में आए हैं, उन पे काम किया जा रहा है। अब आपको एक और कॉलर की हरकत का ऑडियो सुनाते हैं। पुलिस कंट्रोल मुजफ्फरनगर से। हेलो हेलो हेलो, हाँ बताइए। हैं? इतनी हिम्मत है तो एड्रेस बताइए, या जुबान चलानी आती है? हाँ, जुबान चलानी तो आती है। बेवकूफ कहीं के। अरे माँ बाप ने तुम्हें इसीलिए पैदा करा दिखे। यहाँ पे ब्लैंक कॉल हद से ज़्यादा आती है, 100% ब्लैंक कॉल आती है। जो काम की कॉल आती हैं, मतलब जो सूचना सही होती हैं, वो 1-2 ही कॉल आती हैं। अदरवाइज इतनी गंदी कॉल आती हैं कि गाली देते हैं फ़ोन पे। हालांकि अभी तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और कंट्रोल रूम में अश्लील कॉल का आना भी जारी है। कंट्रोल रूम में अभद्र, अमर्यादित कॉल करने वाले गुनहगारों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी बेहद जरूरी है। संदीप सैनी, मुजफ्फरनगर, आज तक। और इस खबर के बाद आइए अब आपको सावधान करते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो सावधान हो जाइए। एक अजीब सा गैंग इस वक्त दिल्ली में काम कर रहा है। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो पहले तो आपको लिफ्ट ऑफर करेंगे, पता पूछेंगे और फिर एक बार गाड़ी में बैठ जाइए। खूब पिटाई और फिर साथ में जितना भी सामान आपके पास है लूट लेंगे। पहले जबरदस्ती अपनी कार में लिफ्ट दी, थोड़ा फोर्स अप्लाई करके गाड़ी का अंदर हमको लैपटॉप का जो बैग है उसको थोड़ा खींचा। फिर गाली गलौज और मारपीट करने लगे। वो जो ड्राइवर के बगल में है वो पीछे मोड़ के एकदम फास्ट फिस्ट वो हमको फेस पे मारा और उसके बाद दिन दहाड़े लूट लिया। पर्स निकल लिया, पर्स से पूरा सब ATM जो भी कार्ड है सब निकाला। उसके बाद हमारा हाथ में 2 रिंग्स था फिंगर्स में, तो दोनों रिंग निकल गया। सूजा हुआ चेहरा, लाल आंखें, आंखों के नीचे काला निशान और पसलियों पर चोट के सबूत दिखाते 55 साल के शख्स का नाम है सुमित चक्रवर्ती। नोएडा की एक IT कंपनी में सीनियर कंसल्टेंट के तौर पर काम कर रहे सुमित एक ऐसे गैंग का शिकार हुए हैं जो कार से घूमते हैं, पता पूछने के बहाने बातों बातों में अगवा कर लेते हैं, फिर आंखों पर पट्टी बांधकर मारपीट करते हैं और कीमती चीजें लूट लेते हैं। सुमित हर रोज की तरह नोएडा स्थित अपने दफ्तर जाने के लिए मालवीय नगर से एंड्रयूजगंज पहुंचे और बस का इंतजार करने लगे। तभी 2 लोग उनके पास आए। ISBT जाने का रास्ता पूछा। सुमित ने उन्हें रास्ता बता दिया। इसी बीच उनके पास एक कार आकर रुकी। कार में बैठे शख्स ने उनसे नोएडा जाने का रास्ता पूछा और बातों में उलझाकर अपनी कार में बिठा लिया।
फिर उनके साथ चलती कार में मारपीट की गई। उनका पर्स, अंगूठी, कैश सब कुछ तो छीना ही, एटीएम से जबरदस्ती पिन पूछकर 40,000 रुपए भी निकाल लिए। हमारा आंख में पूरा कपड़ा बांध दिया। पर्स से पूरा सब एटीएम जो भी कार्ड है सब निकाला। उसके बाद हमारा हाथ में 2 रिंग्स था फिंगर्स में, वो दोनों रिंग निकाल दिया। एटीएम से वो एक दिन का जितना मैक्सिमम विड्रॉ हो सकता है वो 40,000 विड्रॉ किया। दिल्ली में दिन दहाड़े लूट और गुंडागर्दी की वारदात को अंजाम दिया गया, लेकिन आपकी सेवा में सदैव का दावा करने वाली दिल्ली पुलिस की कार्यशैली देखिए। सुमित की एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। सीमा विवाद का बहाना बनाकर एक 55 साल के पीड़ित व्यक्ति को कभी साकेत थाने, कभी डिफेंस कॉलोनी थाना, तो कभी गुप्ता कॉलोनी के चक्कर लगवाते रहे। खैर, अब जाकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों के स्केच बनवा रही है। शुरुआत में लापरवाही दिखाने के बाद अब दिल्ली पुलिस की टीम हरकत में आई है। पुलिस की टीम पहले विक्टिम को लेकर मौके पे पहुंची और उसके बाद विक्टिम की मदद से आरोपियों के स्केच बनाने में जुटी हुई है। जाहिर है, राजधानी में गुंडे बदमाशों का राज कायम होता जा रहा है, जिनके दिलों से पुलिस का खौफ खत्म हो रहा है। तभी तो लूट, मर्डर, किडनैप और रेप जैसे शब्द आम हो चले हैं। अमरदीप कुमार के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। और अब आइए आपको दिखाते हैं भूकंप की तस्वीरें स्पेशल रिपोर्ट में। एक पूरा देश और उस देश में हड़कंप मच गया जब कुछ इस अंदाज में भूकंप आया। तस्वीरें कैद हो गई हैं कैमरे में, देखिए। भूकंप से पूरा शॉपिंग स्टोर कांप रहा है। भूकंप की थरथराहट इतनी तेज है कि रैकों से सामान गिर रहा है। आप देख सकते हैं शॉपिंग स्टोर से लोग भाग रहे हैं। कंप्यूटर पर बैठा स्टोर का मालिक भी दहशत के मारे उठ खड़ा होता है। और अब होटल के इस झूमर को देखिए, कितनी तेजी से हिल रहा है, जैसे किसी ने इसे हाथ से जोर से हिलाया हो। दीवारों से टाइलें उखड़कर गिरने लगी। तस्वीरें ताइवान की राजधानी ताइपे की हैं। यहाँ देश के कई हिस्सों में भूकंप के इतने तेज झटके महसूस किए गए कि लोग दहशत में आ गए। अचानक धरती तेजी से कांपने लगी तो लोग हक्का बक्का रह गए। स्कूल से बच्चों को प्लेग्राउंड में इकट्ठा किया गया। भूकंप की तीव्रता 6.2 मापी गई। ताइवान के मौसम ब्यूरो के अनुसार ताइवान के येलान काउंटी से 19.7 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में यह भूकंप आया। इसका केंद्र 17.5 किलोमीटर समुद्र की गहराई में था। हम आपको बता दें कि ताइवान में इसी साल फरवरी में 6.4 तीव्रता वाले भूकंप से एक बहुमंजिला इमारत ढह गई थी, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो गई थी। एक बार फिर भूकंप ने ताइवान को झकझोर कर रख दिया है और भूकंप की तस्वीरें भी कैमरे में कैद हो गई हैं। आज तक ब्यूरो। भाई आपको दिखाते हैं उड़ीसा विधानसभा की कुछ ऐसी तस्वीरें जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। यकीन कर पाना मुश्किल होता है कि ये सब कुछ विधानसभा के अंदर हो रहा है। जबरदस्त ड्रामा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे पहले विधानसभा के अंदर विधायक मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के सामने झोली फैला कर आते हैं, फिर जमीन पर लेट गए, लेकिन सीएम साहब वहां से उठकर चल गए। अपनी मांगे मनवाने के लिए SC/ST विधायक भूख हड़ताल पर बैठे थे, फिर भी इनकी मांगे नहीं मानी गई तो उन्होंने विरोध का ये अनोखा तरीका अपनाया। ये विधायक उड़ीसा के मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में SC/ST के 38% आरक्षण की मांग कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक टस से मस होने को तैयार नहीं और इसीलिए विरोध का ये अनूठा रास्ता। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए।